जबलपुर में किशोर अपनी पत्नी माधवी के साथ रहता था। किशोर बहुत ही गरीब था। वो रिक्शा चलाकर अपना घर चलाता था। चाहे कड़ाके की ठंड हो या तपती गर्मी, वो सारा साल रिक्शा चलाकर मेहनत मजदूरी करता, लेकिन इस काम से उसे कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी। उस रोज वो कड़ी धूप में रिक्शा चलाकर भरी दोपहरी में अपने घर पहुंचा। वो गर्मी में बैठकर अपनी पत्नी माधवी से बोला, माधवी, मैं तुम्हें एक घर तक नहीं दे पाया। मेरी वजह से सारा दिन तुम्हें इस किराए के घर में तपना पड़ता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। वैसे मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि आपको मेरी कितनी परवाह है। मैं तो तब भी सारा दिन अंदर ही रहती हूँ, लेकिन आप तो बाहर तेज धूप में रिक्शा चलाकर मेहनत करते हैं, और वो भी सिर्फ हमारे लिए। तो इस हिसाब से मुझसे ज्यादा गर्मी तो आप झेलते हो। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन दिन पर दिन गर्मी की तपन बढ़ती जा रही थी, जो कि अब बर्दाश्त कर पाना दोनों के लिए मुश्किल हो जाता था। उसके घर के लिए भी उन्हें हर महीने 1000 रुपए किराया देना पड़ता था, लेकिन पिछले 2 महीने से किराया न भर पाने के कारण एक रोज मालिक ने उन्हें वहां से निकाल दिया। अपने पास एक छत थी इस गर्मी से बचने के लिए, लेकिन वो भी हमसे छिन गई। अब हम इस भीषण गर्मी में कहाँ जाएंगे? मेरे पास एक जुगाड़ है। अपने पास जमा किए थोड़े से पैसों से वो पास की दुकान से एक टेंट लेकर आती है और एक पेड़ के नीचे तंबू गाड़कर अपना टेंट का घर तैयार कर लेती है। हो गया ना तैयार हमारा टेंट का घर। अब जब तक हम अपना घर नहीं ले लेते, हम यहीं इसमें ही रहेंगे। कम से कम किराया तो नहीं देना पड़ेगा। वाह, क्या दिमाग लगाया है। अब वो दोनों उस टेंट के घर में रहने लगते हैं, लेकिन जहां वो अपना टेंट का घर बनाते हैं, उसके सामने ही अमीर लोगों की कोठी थी। उस कोठी में निर्मला काकी रहती थी, जो कि गरीबों से बड़ी नफरत करती थी। अरे छी छी छी, ना जाने ये गरीब पैदा ही क्यों होते हैं। जहां बसते हैं बस वहीं गंदगी डालना शुरू कर देते हैं। ये बात किशोर और माधवी सुन लेते हैं, लेकिन चुप रहने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक रोज आधी रात को जब वो दोनों अपने टेंट वाले घर में सो रहे होते हैं, तभी माधवी को किसी के रोने की आवाज आती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी के रोने की आवाज आ रही है? ये आवाज तो सामने वाले घर से आ रही है। मुझे इन्हें उठाना चाहिए, शायद उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। सुनिए, उठिए ना, उठिए। क्या बात है माधवी, वैसे ही कितनी मुश्किलों से तो इस तपती गर्मी में नींद आती है। सुनिए, वो सामने वाली निर्मला काकी के घर से किसी के रोने की आवाज आ रही है, और उनके घर पर उनका बेटा और पति भी नहीं है। मैंने उन्हें कहीं बाहर जाते देखा था। घर पर अकेली सास बहू ही है। कहीं उन्हें हमारी मदद की जरूरत तो नहीं है? चलिए ना, चलकर देखते हैं आखिर क्या बात है। क्या कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? लेकिन क्या उनके घर जाना ठीक रहेगा? अब मेरा मतलब है, वो इतनी अमीर हैं और हम गरीबों की तरफ तो वो देखती भी नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? इस समय आपको अमीरी गरीबी की पड़ी है। इंसानियत के नाते ही सही, हमें एक बार उनके यहाँ चलना चाहिए और देखना चाहिए आखिर माजरा क्या है। शायद तुम ठीक कहती हो, हमें जाकर देखना चाहिए। चलो माधवी, चलते हैं। वो दोनों निर्मला के घर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर वो देखते हैं कि निर्मला अपनी बहू रश्मि का सर अपनी गोद में रख कर रो रही है। क्या हुआ निर्मला काकी, आप रो क्यों रही हैं? मेरी बहू रश्मि पेट से है। अचानक से इसके पेट में बहुत तेज दर्द उठा, जिसके बाद ये बेहोश हो गई। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप घबराइए मत काकी, आपकी बहू को कुछ नहीं होगा। हम अभी इन्हें अस्पताल लेकर चलते हैं। लेकिन हम अस्पताल कैसे जाएंगे? हमारे दोनों ड्राइवर तो मेरे दोनों बेटों के साथ शहर से बाहर गए हैं। अब घर में सिर्फ एक ही गाड़ी है और मुझे तो वो चलानी भी नहीं आती। एक काम करिए, हम इन्हें मेरे रिक्शे में बैठाकर ले चलते हैं। नहीं नहीं, ऐसी हालत में रिक्शे में ले जाना ठीक नहीं रहेगा। किशोर, क्या तुम गाड़ी चलाना जानते हो? अगर जानते हो तो हम इसे हमारी गाड़ी में ही ले चलते हैं। लेकिन वो, मैं आपकी गाड़ी में कैसे बैठ सकता हूँ? मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ आपकी गाड़ी में बैठ सकूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं जी आप? इस समय ये सब सोचने का वक्त नहीं है। आप जल्दी से गाड़ी निकालिए। हाँ बेटा, चाबी सामने दीवार पर टंगी है। किशोर जल्दी से गाड़ी निकालता है और उन्हें अस्पताल ले जाता है। सही समय पर इलाज मिलने पर रश्मि की जान बच जाती है, साथ ही उसके बच्चे की भी। वो एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म देती है। ये देख निर्मला बहुत खुश होती है। अगर आज तुम दोनों नहीं होते तो ना जाने क्या अनहोनी हो जाती। आज तुम दोनों की वजह से ही मेरे पोते और बहू की जान बच पाई है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं काकी? इंसानियत के नाते ये तो हमारा फर्ज था।
आज तुम दोनों ने मुझे ये सिखा दिया कि अमीर लोगों के पास सिवाय पैसे के कुछ नहीं होता, लेकिन गरीबों के पास मान सम्मान, दूसरों के लिए इज्जत और अपनापन होता है। ऐसा नहीं था कि मेरे आस पड़ोस में और घर नहीं है जिन्हें मेरे रोने की आवाज न सुनाई दी गई हो, लेकिन वो अमीर मेरी मदद के लिए आगे नहीं आए। और एक मैं हूँ जिसने कभी भी तुम्हें गरीब समझकर तुम लोगों से सीधे मुंह बात तक नहीं की। कोई बात नहीं मैडम, ये लीजिए आपकी गाड़ी की चाबी, मैंने कार पार्किंग में लगा दी है। डॉक्टर ने कहा है कि अभी कल तक बच्चा और माँ को यहीं रखना होगा, आप अपना और इनका ध्यान रखिएगा। किशोर माधवी के साथ वहां से चला जाता है। अगले दिन जब निर्मला अपनी कार में अपने बेटे, बहू, पोते के साथ अस्पताल से वापस लौटती है तो उसकी नजर धूप में रिक्शे पर सवारी लेकर जा रहे किशोर पर पड़ती है। उसका सारा बदन धूप में पसीने से तरबतर होता है। ये देख निर्मला को उस पर बड़ी दया आती है। फिर 2 दिन बाद वो माधवी के टेंट वाले घर में मिठाई का डिब्बा लेकर जाती है, लेकिन उस टेंट वाले घर में घुसते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उफ, यहाँ तो कितनी तपन है। तुम लोग कैसे इतनी गर्मी में टेंट वाले घर में रह पाते हो? हमें तो इस टेंट वाले घर में गर्मी में रहने की आदत हो गई है। आप तो हमेशा एसी में रहते हो ना, इसलिए आपको यहाँ गर्मी लग रही है। खैर बताइए काकी, आज हमारे इस गरीब खाने में कैसे आना हुआ? मैं अपने पोते के होने की खुशी में ये मिठाई तुम्हें देने आई थी, लेकिन सच कहूँ माधवी, तुम्हारा ये टेंट का घर देख मुझे तुम दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं अपने इस टेंट वाले घर में भी बहुत खुश हूँ काकी, और अगर मैं खुश नहीं रहूंगी तो मेरे पति को बहुत दुख होगा, जो कि मैं नहीं चाहती। ये लोग सचमुच में दिल के कितने अच्छे हैं। इन्होंने मेरी भी कितनी मदद की है। अब मुझे भी इनकी कुछ मदद करनी चाहिए। अगर मेरी मदद से इनका थोड़ा भी भला होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। निर्मला मिठाई का डिब्बा देकर वहां से चली जाती है और इस बारे में घर आकर अपने पति और बेटे से बात करती है। फिर वो लोग किशोर को अपने यहाँ ड्राइवर की नौकरी पर रख लेते हैं। उनके यहाँ ड्राइवर की नौकरी पाकर किशोर बहुत खुश होता है और बोलता है, मैडम आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे ये नौकरी देकर बहुत एहसान किया है। नहीं किशोर, तुमने जो मेरे परिवार के लिए किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। निर्मला के घर ड्राइवर की नौकरी करने पर किशोर बहुत खुश था। अब वो धूप में रिक्शा न चलाकर बल्कि एसी वाली गाड़ी में बैठकर आराम की नौकरी करता है। साथ ही निर्मला उन्हें अपनी कोठी के पीछे बने स्टाफ क्वार्टर में एक कमरा रहने के लिए भी देती है और उसमें पंखा और कूलर भी लगवा देती है। कुछ समय बाद वो माधवी को भी अपने यहाँ खाना बनाने की नौकरी दे देती है, जिससे अब दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करके अपना काम करते हैं और पैसे जोड़कर 2 साल बाद खुद का पक्का घर बना लेते हैं। साथ ही किशोर एक छोटा सा एसी भी उसमें लगवा लेता है, जिससे अब उन्हें गर्मी से राहत मिलती है। अब वो दोनों अपनी गर्मियां भी खुशी खुशी काटते हैं। अरे यार, इस घर में तो टॉयलेट ही नहीं है। अब इतनी रात को कहाँ जाऊं शौच करने? हाँ जी, सुनते हो? प्रियंका अपने पति को नींद से उठाने की कोशिश करती है। उसका पति अविनाश उठता है और कहता है, क्या है प्रियंका, इतनी रात को क्यों बुला रही हो? मुझे बड़ी जोर से आई है, अभी जाना होगा नहीं तो यही निकल जाएगी। अरे तुमको आई है तो तुम जाओ ना, मुझे क्यों बुला रही हो? तुम्हारे घर में तो शौचालय भी नहीं है, बाहर अंधेरे में जाने में मुझे डर लगता है, चलो मेरे साथ। प्रियंका ने जबरदस्ती अविनाश को उठाया। अविनाश हाथ में टॉर्च लेकर प्रियंका के साथ घर से थोड़ी दूर एक जंगल में चला आया। प्रियंका जंगल में शौच करने बैठ गई और अविनाश उसके पास में ही खड़ा रहा। अरे ये सब मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है? करना तो पड़ेगा ही, घर में शौचालय नहीं है तो शादी क्यों की? अविनाश कुछ नहीं बोल पाया। शादी से पहले जब बातचीत चल रही थी तब प्रियंका ने अविनाश से शौचालय की बात की थी। अविनाश ने उसके पिता हरिहर को ये बताया भी था, लेकिन ये सुनते ही हरिहर गुस्सा हो गया था। क्या ये तुम कह भी कैसे सकते हो? इस आंगन में कभी शौचालय नहीं बनेगा और कभी मुझसे ऐसी बेतुकी बात मत करना। अविनाश चुप हो गया था। अविनाश और प्रियंका कॉलेज में एक ही साथ पढ़ते थे। प्रियंका शहर की लड़की है, उसे इन सब चीजों की आदत नहीं है। उसे हमेशा रात को ही जाना होता है, इसलिए उसके लिए परेशानी कई गुना बढ़ गई है। काम खत्म करके प्रियंका और अविनाश घर जाकर सो जाते हैं। सुबह प्रियंका उसकी सास वसुंधरा से कहती है, माँ जी, घर में शौचालय न होने के कारण मुझे रात को बाहर जाना पड़ता है, इसके बारे में क्या कुछ नहीं किया जा सकता? तो सुबह सुबह मेरे साथ चलना, रात को ही करने की क्या जरूरत है? अरे माँ जी, ये प्रेशर क्या किसी को पूछ कर आता है? और मुझे बचपन से ही रात को जाने की आदत है। तभी वहाँ पर प्रियंका का ससुर हरिहर चला आया और उसने कहा, तो आदत बदलनी पड़ेगी बहू। इस घर में शौचालय नहीं बनेगा, बता रहे हैं। इस गांव में
किसी भी घर में शौचालय नहीं है। हाँ, उन लोगों को तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है। प्रियंका ने बात को नहीं बढ़ाया। उसने कई बार अविनाश को ये बताने की कोशिश की, लेकिन अविनाश ने कहा, देखो मैं पिताजी के ऊपर कुछ नहीं बोल सकता। प्रियंका का दिल टूट गया। अरे यार, किस घर में शादी की है मैंने, इससे अच्छा तो कुमारी रह जाती। उसने अपनी माँ को कॉल लगाया और सब कुछ बता दिया। उसकी माँ जानकी ने कहा, देखो बेटी, सिर्फ इस वजह से तो रिश्ता नहीं तोड़ सकते हम। तुमने ही लड़का पसंद किया था, अब भुगतो। अरे माँ, अब तुम भी ताना मारोगी क्या? कुछ आइडिया तो दो कि कैसे इन लोगों को मनाया जाए। जंगल में रात को कितने खतरे होते हैं, मुझे बहुत डर लगता है माँ। मुझे वो सब कुछ नहीं पता। तभी जानकी के बेटे यानी कि प्रियंका के भाई आलोक ने जानकी से फोन ले लिया और कहा, दीदी मैं एक आइडिया दे सकता हूँ। आलोक ट्रैकिंग करता था। उसने कहा, दीदी तू एक टेंट शौचालय खरीद ले। टेंट शौचालय? वो क्या होता है? अरे दीदी, हम जब ट्रैकिंग पे जाते हैं ना, तो हम उसी में तो करते हैं। कहीं भी टेंट खोलो और कर दो, और उसके साथ एक पैन भी मिलता है जो टेंट के अंदर रहता है। वो भर जाए तो उसे साफ करना भी बहुत आसान है। आलोक का आइडिया प्रियंका को बहुत पसंद आया। उसने ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया। ये तो बढ़िया चीज लग रही है, इसे ही खरीद लेती हूँ। प्रियंका ने टेंट ऑर्डर कर दिया। अगले दिन ही एक डिलीवरी वाला आकर टेंट दे गया, लेकिन हरिहर ने वो देख लिया। बहू क्या है ये? टेंट एक बड़े से पैकेट के अंदर था। प्रियंका ने कहा, कुछ नहीं बाबूजी, ये कुछ लड़कियों वाला सामान है। ये बोलकर प्रियंका अपने कमरे में चली गई। रात को जब सभी सो गए तब प्रियंका बिस्तर से उठी। अविनाश भी सो रहा था। प्रियंका ने चुपके से बिस्तर के नीचे से टेंट को निकाला। अब छत पर जाकर टेंट लगा देती हूँ और फिर शौच करके देखती हूँ। प्रियंका टेंट और पैन लेकर छत पर चली गई और पैन रखकर उसके ऊपर टेंट लगा दिया और फिर टेंट के अंदर घुसकर अच्छे से शौच किया और फिर काम खत्म होने के बाद टेंट को समेट लिया। आहा, आज तो मजा आ गया। बिना किसी डर के शौच करने का मजा ही कुछ और है। प्रियंका ने बिस्तर के नीचे टेंट और पैन को रख दिया और सो गई। ऐसे ही कुछ दिन बीते। प्रियंका हर रात छत पर जाती और टेंट खोलकर पैन में शौच करती और टेंट समेट कर नीचे चली आती। एक दिन अविनाश ने उससे कहा, क्या बात है प्रियंका, बहुत दिन हो गए तुम रात को शौच करने नहीं गई, मुझे बुलाया नहीं, क्या बात है? कुछ नहीं जी, मुझे रात को नहीं आती आजकल। वाह, यही आदत तो डालनी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। प्रियंका अपने मन में ही मुस्कुराने लगी, लेकिन उसी दिन रात को सब कुछ बिगड़ गया। प्रियंका टेंट लेकर छत पर गई और टेंट उसके हाथ से वो छत पर गिर गया। टेंट के गिरने से थोड़ी आवाज हुई। अरे बाप रे, हाथ से फिसल गया ये टेंट। क्या करूं, वापस चली जाऊं क्या? नहीं, अभी तो सभी घोड़े बेचकर सो रहे हैं, थोड़ी सी आवाज सुनकर कौन छत पर आएगा। लेकिन उस आवाज से हरिहर की नींद टूट गई। अरे छत पर ये कैसी आवाज है? चोर वोर का चक्कर तो नहीं है? हरिहर सीढ़ियों से छत पर गया और देखा कि प्रियंका टेंट के अंदर घुस रही है। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को ये टेंट क्यों लगा रही हो छत पर? प्रियंका डर गई, वो कुछ बोल नहीं पाई। हरिहर ने टेंट के अंदर शौच करने वाला पैन देख लिया और वो बहुत गुस्सा हो गया। यह क्या, तुम टेंट लगाकर शौच करती हो, वो भी छत पर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? चिल्लाने की आवाज सुनकर अविनाश और वसुंधरा भी चले आए। नहीं बाबूजी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। असल में मुझे बाहर जाने में डर लगता है और ये तो घर की औरतों की इज्जत का भी सवाल है ना। तुम कहना क्या चाहती हो? इस गांव की किसी भी औरत की इज्जत नहीं है। सुनो बहू, तुमने मेरी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सुबह होते ही तुम अपने मायके चली जाना। प्रियंका रोने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपने कमरे में जाकर कपड़े बैग में भरने लगी। हरिहर भी अपने कमरे में चला गया, लेकिन तभी उसका पेट दर्द करने लगा। पेट में दर्द हो रहा है, लगता है मुझे शौच करने जाना होगा। हरिहर एक टॉर्च लेकर घर से निकल गया और जाकर टॉर्च बांधकर जंगल में ही बैठ गया। आसपास ही एक सांप घूम रहा था। उसने हरिहर के पैर में काट लिया। बचाओ! अरे सांप ने काटा है मुझे। हरिहर चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर वसुंधरा, प्रियंका और अविनाश वहां पहुंचे और हरिहर को अस्पताल ले गए। अस्पताल में हरिहर का इलाज किया गया और बहुत कोशिशों के बाद वो बच गया। रात को जंगल में क्या कर रहे थे आप, जो सांप ने काट लिया? शौच करने गया था डॉक्टर साहब। बाहर शौच करने जाते हैं आप लोग? ये तो बहुत ही गंदा काम करते हैं। बाहर शौच करना अच्छी बात नहीं है, उससे और भी बीमारियां होती हैं। यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी मैं बाबूजी। तुम सही थी बहू। अब मुझे समझ में आ गया है कि घर में शौचालय की कितनी आवश्यकता है। कल से ही हमारे घर में शौचालय बनेगा।
अगले ही दिन से घर में शौचालय बनना शुरू हो गया और कुछ ही दिनों में शौचालय बनकर तैयार हो गया। सभी बहुत खुश हुए। प्रियंका की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन लोगों की देखा देखी गांव के सभी घरों में शौचालय बन गए और सभी शांति से शौच करने लगे।